गुड मॉर्निंग दोस्तों। जैसा कि हम लोग मगध साम्राज्य पढ़ रहे थे और मगध साम्राज्य के तहत दोस्तों हम लोगों ने देखा था किस तरह से मगध साम्राज्य पे मौर्य वंश का स्थापना होता है। और उसके तहत दोस्तों हमने चंद्रगुप्त मौर्य और बिंदुसार को पढ़ लिए थे, जिसमें हम लोग ने कैसे देखा था सेल्यूकस निकेटर से चंद्रगुप्त मौर्य का युद्ध हुआ था, कर्नेलिया वगैरह सारा कहानी सुने थे। फिर बिंदुसार के बारे में बताए थे, कोई महत्वपूर्ण राजनीतिक लड़ाई नहीं रहा था। उसके बाद इनका बेटा जो बिंदुसार का बेटा अशोक दोस्तों, तो अशोक महान, अशोका द ग्रेट। आखिर अशोका द ग्रेट क्यों कहा गया है, इनके आगे ग्रेट क्यों लगाया गया है? सिकंदर द ग्रेट, अकबर द ग्रेट, किसी नाम के पीछे अगर ग्रेट लगा तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ा इतिहास में इनका योगदान रहा होगा। तो दोस्तों आज हम लोग अशोक पढ़ेंगे। दोस्तों मैंने पिछले दिन एक कमेंट पढ़ रहा था, तो एक स्टूडेंट ने उसमें प्रश्न किया था कि सर अशोक का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया था। सुभाष नाम का एक स्टूडेंट ने ऐसा सवाल किया था, तो मैं उनको बोला था मैं नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि अशोक का हृदय परिवर्तन क्यों हो गया था, तभी तो इनके आगे अशोक महान लगा। तो सबसे पहले हम जानेंगे अशोक महान से पहले अशोक थे और उनका क्या क्या नाम था, आखिर इतने बड़े पर्सनालिटी कैसे बन गए। तो दोस्तों मगध साम्राज्य में एक युद्ध होता है, कलिंग युद्ध, जो कि विश्व इतिहास, भारत इतिहास, किसी भी इतिहास में सबसे बड़ा युद्ध के रूप में जाना जाता। प्राचीन काल में इतना बड़ा युद्ध कभी हुआ ही नहीं था। तो आप देखो कि अगर इतना बड़ा युद्ध हुआ था, उस युद्ध के बाद अचानक से अशोक में ऐसा क्या हुआ कि उनका हृदय परिवर्तन हो गया। तो कलिंग युद्ध दोस्तों बहुत ही इंपॉर्टेंट और बहुत ही महत्वपूर्ण ऐतिहासिक फैक्ट है। इसके बारे में थोड़ा सा हम लोग देखेंगे, लेकिन इसके पहले देखने से पहले थोड़ा सा हम लोग देखते हैं अशोक की पृष्ठभूमि। तो दोस्तों देखो कि अशोक का जो काल है दोस्तों 269 बीसी से लेकर 332 ईस्वी पूर्व का दोस्तों रहा। इनके पिता बिंदुसार, माता का नाम सुभद्रांगी। आप दोस्तों देखो कि अशोक राजा बनने से पहले तक्षशिला और अवंती का गवर्नर भी रहा था। लास्ट स्टोरी में दोस्तों हम लोगों ने देखा था कि किस प्रकार जब बिंदुसार मगध में थे तो तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए अपने दो बेटों को भेजे थे, अशोक को और सुसीमा को। बाद में अवंती के भी गवर्नर अशोक बने थे। राजा बनने के पहले गवर्नर के पद पे रहे थे, एक्सपीरियंस था इनके पास। तो आगे के कालों में देखोगे दोस्तों अशोक आखिर इतने महान है, तो महान के पीछे देखोगे दोस्तों अशोक का नामांकन, यहां से क्वेश्चन आता है पुराणों में ऐसा अशोक को क्या बोला गया। तो दोस्तों पुराणों में अशोक को बोला गया अशोक वर्धन। फिर दो अभिलेख पढ़ोगे दोस्तों, एक पढ़ोगे मास्की का अभिलेख और एक पढ़ोगे गुर्जरा का अभिलेख। एग्जाम में यहां दोस्तों ध्यान देना, एक मास्की और एक गुर्जरा, ये दो अभिलेख है दोस्तों जिन्हें में इनको बोला गया है देवानाम पीरियड। इनको आप देखोगे आगे के दोस्तों इनका नाम पड़ा। फिर आप देखोगे दोस्तों जेम्स प्रिंसेप इसको पियदसी बोला है, क्या पियदसी। फिर आगे इनका और देखोगे दोस्तों, इनका जो अगर पर्सनल लाइफ का बात करेंगे तो इनका पत्नी का नाम पद्मावती, नागवती, इनके बेटे का नाम महेंद्र, बेटी का नाम संघामित्रा। तो इनका एक समान परिचय है जो आगे हम लोग स्लाइड में देखेंगे। अभी दोस्तों इनका स्लाइड में देखा जाए तो हम लोग देखते हैं थोड़ा सा इनका सामान्य परिचय। सामान्य परिचय में देखो दोस्तों इनका जन्म हुआ 304 बीसी में पाटलिपुत्र में, पटना में इनका जन्म हुआ है। बिंदुसार के बेटा हैं। इनकी माता का नाम सुभद्रांगी दोस्तों, और धर्मा भी नाम है, जन कल्याणी भी बोला जाता। जनरली सुभद्रांगी चंपा, चंपा दोस्तों एक महाजनपद है, अंग का ही राजधानी है चंपा, वहीं की थी इनकी माता सुभद्रांगी। तो यहां से भी दोस्तों सवाल पूछा जा सकता है। इनकी पत्नी का नाम पद्मावती और नाग देवी, बेटा का नाम महेंद्र और बेटी का नाम संघामित्रा। अब अशोक का नाम देखो दोस्तों, जैसे गिरनार अभिलेख में इनका नाम क्या है, यहां से एक सवाल पूछेगा। तो अशोक मौर्य गिरनार अभिलेख में बोला गया, जो कहां पर है, गुजरात। फिर आगे देखोगे दोस्तों कि भाबरू,
भाब्रू अभिलेख में पियादशी, जिसको सबसे पहले किसने पढ़ा था? जेम्स प्रिंस है। तो दोस्तों देखो कि थोड़ा सा एक सामान्य परिचय हुआ अशोक के बारे में। अब अशोक गद्दी पर बैठने के पहले थोड़ा सा पृष्ठभूमि हम बता ही चुके थे दोस्तों, कि आप देखोगे थोड़ा सा कलिंग युद्ध का पृष्ठभूमि जानने से पहले आप थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा कि जैसे आप अगर ऐसा देखोगे यहां पे, कि अशोक मगध साम्राज्य पे राजा बनने से पहले एक तो वहां देखोगे कि तक्षशिला, यहां पर देखोगे अवंती, दो इलाका का ऑलरेडी गवर्नर थे। मतलब इस सेनापति के भूमिका में थे, इनको युद्ध करने का एक्सपीरियंस रहा था। तो आप देखोगे यहां पर राजा कौन है? बिंदुसार, इनके पिताजी। तो बिंदुसार राजगद्दी पे है, तब तक अशोक ऑलरेडी तक्षशिला का भी गवर्नर रह चुके हैं, अवंती का भी गवर्नर रह चुके हैं। जैसे कि लास्ट क्लास में मैंने बताया था कि किस प्रकार से बिंदुसार ने अशोक को और सुसीमा को तक्षशिला में विद्रोह को दबाने के लिए भेजा था। फिर बाद में देखोगे दोस्तों कि जब ये राजा बनते हैं, तो राजा जब बनेंगे दोस्तों, तो राजा बनने से पहले आप क्या देखोगे? जब ये राजा बनते मगध साम्राज्य का, तो राजा बनने से पहले आप देखोगे कि जब ये गद्दी पर बैठेंगे, तब उसी समय में एक स्वतंत्र राज्य यहां देखने को मिलेगा जिसका नाम है कलिंग। वही कलिंग है दोस्तों जो कलिंगा युद्ध होने वाला। क्योंकि अशोक जब गद्दी पर बैठते हैं तो बहुत ही ताकतवर गवर्नर रहे थे, साथ ही साथ युद्ध लड़ने का एक्सपीरियंस था। जब ये अपने राज गद्दी पे बैठते हैं तो इनको लगता है कि पूरा का पूरा जो अखंड भारत का कॉन्सेप्ट है, पूरा अफगानिस्तान से इधर पूरा श्रीलंका तक ही जाएंगे, पूरा का पूरा इनको भारत जीतने का सपना होगा। तो इसी परिपेक्ष में आप देखोगे कि कलिंग में यहां पर एक राजा है, उसका नाम है अनंत पद्भानव। अनंत पद्भानव देखोगे कि यहां पर कलिंग में राजा है। तो दोस्तों युद्ध होने का पहले का आप बैकग्राउंड देखोगे, तो युद्ध देखने का पहले आप बैकग्राउंड देखोगे दोस्तों, तो आप देखोगे यहां पे दोस्तों, आप देखोगे यहां पे, इसको मिटाते हैं, कि जब हम लोग मगध साम्राज्य दोस्तों पढ़ रहे थे, तो मगध साम्राज्य में हमने देखा था महापदानंद। जब हम लोग पढ़े थे हसीन माशुका, तो हसीन माशुका के तहत दोस्तों हर्यक वंश पढ़े थे हम लोग, शिशुनाग भी पढ़े थे, नंद वंश। तो नंद वंश का जो संस्थापक था महापदानंद, जिसको दोस्तों बोला गया था एक राट, वास्तविक सम्राट। वास्तविक सम्राट महापदानंद को क्यों बोला था, लास्ट क्लास में बताए थे, क्योंकि इसके पास अपना सेना था, अपना राजस्व व्यवस्था था, सबसे ताकतवर रूप में राजनीतिक साम्राज्य स्थापित किया था महापदानंद। तो महापदानंद दोस्तों नंद वंश का राजा था। तो आप देखो कि महापदानंद उस समय कलिंग को जीत चुका था। मतलब जो कलिंग आज का उड़ीसा, आंध्र प्रदेश, तेलंगाना और छत्तीसगढ़ का इलाका है, इस सारे इलाकों को मिला दोगे तो कलिंग होगा। तो इस समय दोस्तों आप देखोगे कि महापदानंद इसको जीत लिया है, और धनानंद के समय में भी कलिंग मगध साम्राज्य के अंदर में ही रहता। लेकिन टर्निंग पॉइंट जब देखो कि नंद वंश को चंद्रगुप्त मौर्य जब हरा देता है, तो उसी समय दोस्तों जब यहां धनानंद हारने के बाद, जब यहां धनानंद हारता है और चंद्रगुप्त मौर्य जब मगध के राजगद्दी पे बैठता है, उस समय कलिंग अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है।
उस समय कलिंग अपने आप को स्वतंत्र कर लेता है। मतलब कलिंग अब मगध साम्राज्य का हिस्सा नहीं रहा। किस राजवंश में? तो मौर्य राजवंश में। जबकि इसके पहले दोस्तों नंद राजवंश में कलिंग मगध साम्राज्य का ही अंग है। तब जैसे ही यहां पर आप देखोगे दोस्तों बाद के कालों में मैं देखता हूं, बाद के कालों में दोस्तों आप यहां देखोगे बाद के कालों में दोस्तों देखोगे जो कलिंग यहां पर है, कलिंग और यहां पे मगध है, तो चंद्रगुप्त मौर्य और इसका बेटा बिंदुसार कोशिश करता है कि कलिंग को मगध में मिला लिया जाए, लेकिन असफल होता है। जबकि आप इसके पहले जो नंद था, जो महापदानंद या फिर धनानंद, इसके समय में दोस्तों कलिंग जो है मगध साम्राज्य के अंदर में था। लेकिन जैसे आप देखोगे कि चंद्रगुप्त मौर्य जब धनानंद को हराता है तो कलिंग अपने आप को स्वतंत्र घोषित कर देता है। चंद्रगुप्त मौर्य मिलाना चाहता, नहीं मिला पाता, बिंदुसार मिलाना चाहता, नहीं मिला पाता। अब इसका बेटा आएगा अशोक। तो अशोक दोस्तों बहुत ही महत्वाकांक्षी होता है। ये पूरा का पूरा अखंड भारत की संकल्पना इसके मन में होता है। ये पूरा का पूरा साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। और साम्राज्य विस्तार करने का कारण भी देखो, एक तो सबसे पहले अशोक क्या है, सबसे पहले देखोगे दोस्तों यहाँ कलिंग के जीतने का पहला कि महत्वाकांक्षी है, साम्राज्य विस्तार करना चाहता है। दूसरा देखो कि कलिंग जब यहां पर है तो संसाधन इसके पास है, आर्थिक संसाधन है। साथ ही देखो कलिंग उड़ीसा के क्षेत्र में तो यहाँ समुद्र, तो समुद्र शक्ति के लिए भी और व्यापार के लिए भी कलिंग बहुत इंपॉर्टेंट हो जाता है, क्योंकि यहाँ समुद्र तट है। अगर मगध साम्राज्य अशोक कलिंग को अपने साम्राज्य में मिला लेगा तो व्यापार के लिए हो सके, साथ ही साथ समुद्री मार्ग से उसका यूज कर पाएगा, संसाधन इसके पास है, बहुत बड़ा साम्राज्य हो जाएगा। तो कहीं ना कहीं कलिंग को अपने में मिलाने से इसको फायदा है। लेकिन क्या हुआ कि कूटनीति में असफल हो जाता है। यहां पर आप देखोगे आगे दोस्तों कि जब कलिंगा का लड़ाई आप देखोगे तो कलिंग को आप देखोगे दोस्तों कि मगध कूटनीति तरीके से बोलता है कि आप मेरे पास आत्मसमर्पण कर दो, आप मेरे राज के अधीन रहो। लेकिन कलिंग का राजा जो अनंत होता है वो दोस्तों मना कर देता है, सरेंडर करने से मना कर देता है। तब यहां पर अशोक को लगता है कि अब तो भाई अल्टीमेटली हमको युद्ध करना ही पड़ेगा। तो दोस्तों आप देखोगे ये जो युद्ध का लड़ाई हो रहा है ये धौली पहाड़ी का क्षेत्र है दोस्तों, धौली पहाड़ी का क्षेत्र है और दया नदी के तट पे लड़ाई होने वाला। लड़ाई का जो ईस्वी होगा दोस्तों 261 से 262 बीसी के बीच में युद्ध चलेगा। आप देखोगे दोस्तों एक विशाल युद्ध होता है। इसके पास लगभग 60,000 के आसपास पैदल सेना, 2,000 के आसपास घोड़ा सेना, 700 के आसपास हाथी सेना, ये कलिंग के पास था। मौर्य के पास देखोगे तो लगभग 1 लाख के आसपास आपके पास पैदल सेना, इसके पास भी 3,000 के आसपास दोस्तों घोड़ा सेना और 2,000 के आसपास दोस्तों हाथी सेना। तो कहीं ना कहीं लगभग इसके पास भी 1 लाख प्लस सेना, इसके पास भी 60-70 हजार की सेना है। उस समय प्राचीन इतिहास में इतना बड़ा युद्ध कहीं नहीं देखने को मिलेगा। जिस समय किसी एक देश का, एक साम्राज्य का जनसंख्या जहां 8 से 10 लाख हो और उस युद्ध में लगभग 2 लाख 1.5 लाख आदमी मारा जाए तो सोचिए कितनी बड़ी क्षति है। इतना बड़ा तो युद्ध कभी हो ही नहीं सकता। अगर आज से तुलना करें कि मान ले भारत का आबादी लगभग 1.5 अरब है, 150 करोड़, और उस 150 करोड़ में से लगभग 30-40 करोड़ लोग मर जाते हैं तो कहीं ना कहीं बहुत बड़ी बात है। तो उस समय दोस्तों जहां 8 लाख 10 लाख की आबादी में लगभग 2.5 लाख सेना मारे जाते दोनों तरफ से मिला के, तो कहीं ना कहीं कलिंग का युद्ध बहुत ही महत्वपूर्ण हो जाता। और इस युद्ध के बाद आप दोस्तों देखोगे
तो अशोक का हृदय परिवर्तन होता है, क्योंकि लगभग 2 लाख दोनों मिला के, कलिंग राजा और मगध राजा के मिला के लगभग 2 लाख सेना का मृत्यु होता है। समझो कि सेना का सर कटा हुआ, खून का नदी बह रहा दोस्तों, खून से पूरा का पूरा मैदान भर पड़ा है। और अशोक को अचानक से लगता है कि हम कहाँ क्या कर दिए। उस अचानक उनको ज्ञान होता है कि बहुत बड़ा नरसंहार हुआ है, मानव हत्या हुआ है। तो कहीं ना कहीं कलिंग का युद्ध उनको झकझोर देता है, जो उनके हृदय में परिवर्तन आता है। और उनको लगता आज के बाद मैं सत्य और अहिंसा के रास्ते पे चलूंगा, सिर्फ कल्याण का काम करूंगा। और आप देखो कि बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे। आप देखो कि बर्मा में, श्रीलंका में, नेपाल में, चीन में, तिब्बत में, बाकी इलाकों में बौद्ध धर्म का प्रचार करेंगे अपना बेटा को। फिर देखोगे शिलालेख के माध्यम से भी प्रचार करेंगे कि आप लोग क्या करो कि धम्म की नीति अपनाओ, धर्म के रास्ते पे चलो। तो यह युद्ध इनको दोस्तों झकझोर के रख देता है। तो कहीं ना कहीं इनका हृदय परिवर्तन का कारण यही था। थोड़ा हम लोग स्लाइड में देखते हैं दोस्तों कि आखिर क्या क्या हुआ था। स्लाइड में दोस्तों अगर देखोगे हम लोग, तो दोस्तों स्लाइड में थोड़ा सा यहां से प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है दोस्तों। तो प्रीलिम्स का क्वेश्चन बनाया जा सकता है। तो अशोक के नामांकन, पुराणों में अशोक वर्धन, मास्की में दोस्तों यहां देख लो ग्रेनाइट में, जो ग्रेनाइट का एक अभिलेख है, एक मास्की हो गया और एक आपका दोस्तों हो गया गुर्जरा। यहां पर देवा नाम पीर अशोक लिखा हुआ, देवा नाम पीर अशोक। क्वेश्चन पूछेगा यहां से कि पुराणों में अशोक का नाम क्या है, तो अशोक वर्धन। मास्की और गुर्जरा अभिलेख में क्या लिखा हुआ है, तो देवा नाम पीर अशोक। आगे का स्लाइड में ऊपर देखते हैं दोस्तों। हाँ, फिर दोस्तों यहां से सवाल आएगा, भाबरू अभिलेख में क्या नाम है, तो प्रियदर्शी। प्रियदर्शी जिसको सबसे पहले जेम्स प्रिंसेप ने पढ़ा था। यहां से सवाल है कि अशोक के अभिलेख को सबसे पहले किसने पढ़ा, तो प्रियदर्शी किसने पढ़ा था, तो जेम्स प्रिंसेप ने। तो एक सवाल यहां से आएगा दोस्तों। फिर गिरनार अभिलेख में इनका क्या नाम है, तो अशोक मौर्य। तो देखो दोस्तों यहां पर स्लाइड देखो। अब ये था सामान्य परिचय। बाकी देखो दोस्तों किस प्रकार कलिंग का लड़ाई 261 से 262 ईस्वी के बीच में हुआ है। एक फिगर में आप देख सकते हो कि कितना विशाल दिखाया गया है कि कितने सारे सैनिक मारे गए थे दोस्तों। कलिंग का लड़ाई में आप देख लो। और इस लड़ाई के बाद आप देखोगे कलिंग का युद्ध, जिसमें लाखों से ज्यादा लोग मारे गए थे। देख लो दोस्तों यहाँ पर कितने सारे महिलाएं, बच्चे, सबको भी नुकसान सहना पड़ा था। फिर आप देखोगे दोस्तों आगे के स्लाइड में, कलिंग का युद्ध, सम्राट अशोक का हृदय परिवर्तन। इसका एक देखो श्लोक दोस्तों नीचे में लिखा हूं कि युद्ध के बाद कलिंग में पसरा हुआ सन्नाटा था, युद्ध के बाद कलिंग में पसरा हुआ सन्नाटा था, जीत कर भी हार बैठा नया कलिंग का राजा था। मतलब युद्ध तो जीत गया था लेकिन हृदय से हार गया था। इसीलिए क्या बोल रहा है दोस्तों कि हारा बैठा नया कलिंग का राजा था। नया कलिंग का राजा दोस्तों कौन था, अशोक। क्योंकि क्या किया, कलिंग को जीत लिया, जबकि हार गया था। और कहीं ना कहीं हृदय परिवर्तन होने में इसका बहुत बड़ा रोल है। तो आप स्लाइड के माध्यम से भी दोस्तों देख सकते हो। फिर बाकी तो दोस्तों आप लोगों ने इनका देखा थोड़ा विजय। बाद में देखोगे भेरी घोष से धम्म घोष, इसके बारे में लिखा गया। आप दोस्तों यहां से प्रीलिम्स का सवाल है। अशोक के 13वें अभिलेख के अनुसार उसने अपने राज्याभिषेक के 8वें वर्ष बाद कलिंग यानी उड़ीसा, छत्तीसगढ़, तेलंगाना, आंध्र प्रदेश, जो दोस्तों देखो कलिंग आज का कौन कौन सा राज्य है, तो उड़ीसा है, छत्तीसगढ़, तेलंगाना और आंध्र प्रदेश। 13वें अभिलेख में बताया गया था कि किस प्रकार गद्दी पर बैठते ही 8वें वर्ष में इन्होंने कलिंग से युद्ध लड़ा। फिर 10वें वर्ष में इन्होंने देखा कि किस प्रकार भेरी घोष से धम्म घोष, भेरी मतलब युद्ध करने वाले से धम्म माने धर्म की ओर, नैतिक की ओर कैसे आ गए। तो यहाँ पे दोस्तों यहां से सवाल पूछेगा 8वें शिलालेख में भेरी घोष से धम्म घोष, और 13वें शिलालेख में बताया किस प्रकार से कलिंग को युद्ध किए। तो दोस्तों आप देख सकते हो। फिर आप आगे का स्लाइड में देखोगे दोस्तों यहाँ पे कि विजय, धम्म विजय का युग आरंभ हुआ।
चंड शोक धर्म शोक कैसे बन गया? चंड शोक मतलब युद्ध करने वाले धर्म के प्रति कैसे हृदय परिवर्तन के बाद परिवर्तित हो गए, फिर बौद्ध धर्म को अपनाया और शांति और अहिंसा का दूर दूर तक संदेश फैला कि उनको लगा इतना ज्यादा कत्ल तो कभी किसी युद्ध में नहीं हुआ है, उस समय के इतिहास में इतना बड़ा युद्ध आज तक नहीं हुआ। तो दोस्तों इस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन हुआ। इसमें दोस्तों फिर बाद में देखोगे उन्होंने सबको अपना प्रजा माना। अशोक का जौगढ़ शिलालेख में उन्होंने बताया कि सारे जो प्रजा है हमारे पुत्र समान है। दोस्तों आगे इन्होंने इस बारे में बताया है। स्लाइड को ऊपर करते हैं दोस्तों। अब देखो कलिंग का युद्ध का कारण विस्तारवादी महत्वाकांक्षा, जैसे पहले बताया कि अशोक चाहता था कि पूरा का पूरा साम्राज्य का विस्तार करे, कहीं ना कहीं पूरा अखंड भारत की संकल्पना था मन में। धन और संसाधन, चूंकि कलिंग एक समुद्र के तट पे था, गंगा क्षेत्र के तट पे, गोदावरी क्षेत्र के तट पे कृष्णा कहीं ना कहीं चारों ओर से लगा हुआ था, तो कहीं ना कहीं देखोगे दोस्तों तो आर्थिक संसाधन साथ ही साथ समुद्री शक्ति, कलिंग जो उड़ीसा का क्षेत्र समुद्र के मार्ग व्यापार के लिए भी महत्वपूर्ण था। तो इन सब कारणों से असफल कूटनीति कहने का मतलब था दोस्तों, क्योंकि अशोक ने राजा अनंत को, दोस्तों देखोगे अशोक ने राजा अनंत को कहा था कि आप सरेंडर कर दो, लेकिन सरेंडर करने से मना कर दिया। दोस्तों वो सरेंडर करने से मना कर दिया, मतलब कूटनीति सफल नहीं रहा। फिर युद्ध का क्षेत्र देखो जो बता, उड़ीसा का क्षेत्र धौली के पहाड़ी के बीच में दया नदी के तट पे लगभग 261 ईस्वी में लड़ा गया था। इस समय कलिंग जो उसका राजधानी तोसली था, राजा अनंत पदान, आप देख लो दोस्तों। फिर आप देखोगे आगे में कि चंद्रगुप्त के द्वारा, यहाँ पर तो कहानी हम लोग जान चुके हैं कि कैसे कैसे क्या हुआ था। इसमें दोस्तों देख सकते हो कि लगभग कलिंग राजा के पास 60,000 पैदल सेना, 1,000 घुड़सवारी, 1,000 के आसपास हाथी। यूनानी राजदूत मेगास्थनीज बोला कि 1 लाख था, 1700 घोड़े और 1,000 हाथी। लेकिन जनरली देखा जाए तो 1 लाख सेना कलिंग के पास ऐसे था, 2,000 से 3,000 के पास घोड़ा था और लगभग 2,000 हाथी था। इसके पास दोस्तों लगभग 60,000 पैदल सेना और 2,000 के आसपास घोड़ा और 1,000 के आसपास हाथी था। लेकिन फैक्चुअल उतना इंफॉर्मेशन है, लेकिन अंदाजा लगाओ कि कलिंग थोड़ा सा कहीं ना कहीं जो है मगध साम्राज्य से सेना के मामले में कम था, इस वजह से भी हारा। अब कलिंग में हारने के बाद दोस्तों क्या होगा, कलिंग का परिणाम क्या होगा? तो लगभग 1,000 सेना मारे गए थे और 1 लाख सेना मारे गए थे और 1.5 लाख के आसपास बंदी बना लिए गए थे। तो कहीं ना कहीं दोस्तों इतने बंदी बनाने के बाद में उनको भी हत्या कर दिया गया था, कहीं ना कहीं मर ही गए थे। तो 2.5 लाख सेना का मृत्यु हुआ था दोस्तों एक तरफ से। और इस प्रकार आप देखोगे पहले मगध साम्राज्य में जैसे उत्तरापथ, दक्षिणापथ, मगध साम्राज्य और अवंती, बाद में एक 5वां राज के रूप में कलिंग जुड़ा था। तो मगध साम्राज्य में 5वां राज के रूप में कौन सा? तो 5वां राज के रूप में कलिंग आया था। तो दोस्तों इतना सारा सवाल इसे आप देख सकते हो 5वां प्रांत के रूप में। बाकी दोस्तों आज के लिए इतना ही काफी है। तो इसमें आज हम लोग देख लिए कि किस प्रकार से अशोक का सामान्य परिचय, अशोक का पुराणों में क्या नाम है, गुर्जरा अभिलेख में क्या नाम है, मास्की अभिलेख में क्या नाम है, जेम्स प्रिंसेप ने उनको क्या नाम बताया, पुराणों में क्या है, गिरनार के अभिलेख में क्या है। तो कितने सारे फैक्ट देखे दोस्तों, यहाँ से प्रीलिम्स का सवाल बनाया जाएगा। फिर जब अशोक मगध साम्राज्य पर गद्दी पर बैठने से पहले कहाँ के गवर्नर थे, फिर किस प्रकार से एक सबसे बड़ा पूरा विश्व का सबसे बड़ा युद्ध कलिंग का युद्ध लड़ा, इसके पीछे क्या महत्वाकांक्षा थी, कैसे हमने देखा कि कलिंग जो पहले मगध साम्राज्य का अंग था नंद वंश में, बाद के कालों में चंद्रगुप्त मौर्य के काल में अलग हो गया, उसी को बाद में अशोक ने जीतने के लिए कितना बड़ा नरसंहार किया, कितना ज्यादा सैनिकों का हत्या किया गया, कितने सारे आप देखो कि खून की नदियां बह चुकी थी। इस प्रकार उनका हृदय परिवर्तन हो गया और बाद में बौद्ध धर्म को अपनाए, सत्य अहिंसा को अपनाए और जगह जगह पर अभिलेख गढ़वाए। आप देखो कि 14 शिलालेख, 7 स्तंभ लेख, 3 गुहा लेख, अलग अलग अभिलेख और स्तंभ लेख और शिलालेख के माध्यम से शांति का प्रचार कर रहे थे। अपना पुत्र और पुत्री को भी विदेशों में, तिब्बत में, श्रीलंका में, बर्मा में, सब में बौद्ध धर्म का प्रचार करवा रहे हैं। तो दोस्तों आज के लिए इतना ही हम लोग पढ़ते हैं। बाकी आपको कोई लग रहा हो कि सर इसमें सुधार करने की आवश्यकता तो बताइएगा, और कृपया करके चैनल को लाइक, सब्सक्राइब, कमेंट वगैरह करिए, इसको शेयर करिए। और नेक्स्ट कालों में हम लोग देखेंगे दोस्तों कि अशोक के और भी कितने महत्वपूर्ण कार्य है, अभिलेख वगैरह पढ़ेंगे। और आज के लिए इतना ही, धन्यवाद दोस्तों।